दोस्तों इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के हम लोग प्रश्न करने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ देखेंगे मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ विश्व के विभिन्न भागों में अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। आज संसार में जो अनेक विकसित भाषाएं हैं उनका एक निश्चित रूप है। इन भाषाओं में यह निश्चितता उनके व्याकरण के कारण पाई जाती है। व्याकरण ही वह विद्या है जो किसी भाषा को नियमबद्ध करती है, उसकी संरचना निर्धारित करती है और उसमें मूलतः एकरूपता लाती है। आगे देखेंगे, वस्तुतः किसी भी भाषा के व्याकरण के अंतर्गत उस भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि, शब्द, पदांश, पद, वाक्यांश और वाक्य का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण में ध्वनि का अध्ययन वर्ण विचार के अंतर्गत, शब्द का अध्ययन शब्द विचार के तहत, पदांश एवं पद का अध्ययन पद विचार के अंतर्गत और वाक्यांश और वाक्य अध्ययन वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। अतः किसी भाषा के व्याकरण द्वारा उस भाषा के अक्षर यानी वर्ण से लेकर वाक्य के गठन तक समस्त नियमों, संरचनाओं का अध्ययन और इसके द्वारा उस भाषा के सर्वाधिक शुद्ध और सार्थक प्रयोग का बोध कराया जाता है। हिंदी भाषा में वाक्यों की शुद्धता एवं सार्थकता के लिए उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों की प्रकृति जानना अति आवश्यक है। हिंदी भाषा में शब्दों की प्रकृति के आधार पर उन्हें मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हें हिंदी भाषा के अंग कहा जाता है। हिंदी भाषा के ये 6 अंग निम्नलिखित हैं, ध्यान रखेंगे। पहला कौन सा है? संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम। तीसरा है क्रिया। चौथा है विशेषण। पांचवा है अव्यय और छठवां है परसर्ग। अब यहाँ देखेंगे, संज्ञा से शुरू करेंगे। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को व्यक्त करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे कार, घर, गाय, बकरी, तीखापन, खटास, मिठास। कोई भी नाम हम लोग ले लेते हैं किसी भी सिटी का, किसी भी शहर का इत्यादि, वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान रखेंगे, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है जातिवाचक। तीसरा होता है द्रव्यवाचक। चौथा होता है समूहवाचक और पांचवा होता है भाववाचक। अब यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि ये किसी एक विशेष वस्तु से, स्थान विशेष से, व्यक्ति विशेष से या फिर शहर विशेष, नदी विशेष या पुस्तक विशेष इत्यादि का ज्ञान कराता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यक्ति विशेष की बात की गई है। तो जैसे मान लीजिए व्यक्ति का किसी नाम हो गया मोहन। पुस्तक विशेष की बात हुई है तो मान लीजिए कोई हम लोग पुस्तक का नाम ले लिए, जैसे मान लीजिए रामायण। यहाँ आपको आप देख सकते हैं कि पुस्तकों के नाम भगवत गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, ऋग्वेद इत्यादि। व्यक्तियों के नाम के तहत देखेंगे तो मोहन, सोहन, आलोक, प्रियंका, पूर्णिमा, सलमा इत्यादि। शहरों के नाम के अंतर्गत देखेंगे तो प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, अयोध्या। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली। तो ये सारे इत्यादि क्या हैं? ये इत्यादि क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब जातिवाचक संज्ञा देखेंगे तो इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि की पूरी जाति का ज्ञान होता है। अब जैसे मान लीजिए पशु पक्षी हो गए, तो पशु पक्षी में क्या क्या आ गए? गाय, भैंस। वस्तुओं के नाम की बात की जाएगी तो मेज, कुर्सी, कलम, कॉपी। पदों या व्यवसाय के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो जैसे कोई भी आपका प्रोफेशन हो गया, जैसे मान लीजिए शिक्षक, सिपाही, लेखक इत्यादि क्या है? तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखेंगे द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में क्या होता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा से मापी या तौली जा सकने वाली वस्तुओं, द्रव्यों या पदार्थों का बोध होता है। इस संज्ञा से व्यक्त होने वाले द्रव्यों या पदार्थों को गिना नहीं जा सकता है। अब देखेंगे इसके उदाहरण अब यहाँ उदाहरण देखेंगे
कि खाने पीने की वस्तुओं के नाम जैसे दूध, दही, घी, चावल, आटा, दाल इत्यादि। खनिजों एवं धातुओं के नाम सोना, चांदी, तांबा, पेट्रोल। तो ये सब किस में आ गए? द्रव्यवाचक संज्ञा में, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। इससे क्या होता है? इससे वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं वस्तुओं का ढेर, गुच्छा जिसको बोलते हैं, गुच्छा। वस्तुओं का समूह जिसको हम लोग सभा बोल सकते हैं, परिवार बोल सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, झुंड बोल सकते हैं, झुंड। इससे हमको क्या पता चलता है? समूहवाचक संज्ञा का ज्ञान होता है। और यहीं बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। तो इससे क्या होता है? किसी किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म या धर्म का ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए मोह हो गया, लोभ हो गया, लालच, आनंद, पढ़ाई लिखाई, वीरता। ये सब क्या है? तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आगे देखेंगे विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं। ये संज्ञाएं लिंग, वचन और कारक के द्वारा अपना रूप निर्धारित करती हैं। इन्हें संज्ञा के विकार कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपसे पूछ दिया गया कि संज्ञा के विकार किसे कहा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे लिंग, वचन और कारक। चलिए आगे देखेंगे। सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण और आज्ञार्थक क्रिया रूप के साथ ही परसर्ग का ज्ञान होता है। जैसे इससे, किसका, एकांत में, जहाँ से, कब से, जाने को इत्यादि में। इससे अब आगे देखेंगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हो गया, तुम हो गया। ये क्या है? ये सर्वनाम, सर्वनाम है। कोई हो गया, उसका हो गया, इसका हो गया, तुम्हारा, हमारा। अब देखेंगे प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? जैसे मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, आप, ये, वे, वह। ये किसको, किसका बोध कराते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का। अब निश्चयवाचक में क्या होता है? यह हो गया, वह हो गया। अनिश्चय में क्या होता है? कोई, कुछ, यानी कि कोई का मतलब कि किसी का भी हो गया, तो क्या है? निश्चित नहीं है ये। निजवाचक का क्या हो गया कि मतलब ये खुद से संबंधित है, खुद से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक में हो गया जो, सो। प्रश्नवाचक में हो गया कि कौन, कैसे, कहाँ। अब आगे देखेंगे कि संज्ञा की तरह सर्वनामों का रूपांतरण पुरुष, वचन और कारक के अनुसार होता है। इनमें लिंग भेद नहीं पाया जाता है। पुरुष की दृष्टि से सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में बात करेंगे कि बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं हो गया, हम हो गया, ये किसके श्रेणी में आते हैं? उत्तम पुरुष के। अब मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे मान लीजिए तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया। अन्य पुरुष की बात करेंगे तो जिसके बारे में बात कही जाती है वह अन्य पुरुष है। जैसे यह हो गया, वे हो गए, ये हो गए। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ देखेंगे नोट में कि उत्तम एवं मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष तथा अन्य पुरुष को अप्रधान पुरुष कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे कि वचन के अनुसार सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन 2 रूप होते हैं। तुम सर्वनाम का बहुवचन है। तुम सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा? आप हैं। लेकिन कई बार आपका प्रयोग एक वचन के रूप में भी होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यह आदर सूचक अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे हम किसी को बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं आप। ऐसे आदर सूचक शब्दों को बहुवचन में व्यक्त करने के लिए आप सब, आप लोग का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे कोई या किसी भी पुनरावृत्ति करके, जैसे कोई कोई, किसी किसी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुवचन इससे हम लोग बना सकते हैं। अब नीचे देखेंगे कि नीचे कुछ सर्वनामों के एक वचन और बहुवचन के रूप दिए गए हैं। इसमें देखेंगे एक वचन में मैं हो गया, बहुवचन में क्या हो गया? हम हो गए। तुम हो गया, बहुवचन में क्या हो गए? तुम लोग हो गए, वह, वे हो गए, यह का ये हो गए। तो
तो ये किसके रूप हैं? ये एक वचन और बहुवचन में आपको यहाँ पे दिखाया गया, आप इसको देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियाँ लगने से सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, इसमें क्या हो गया? मुझे, मेरा, मुझसे और मुझको। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। हम, हमें, हमारा, हमको। वह, उसे, उसने, उसको, उससे। उन्होंने, उनको और उन्हें। अब आगे देखेंगे विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलेंगे? उसे विशेष्य बोलेंगे, ठीक है। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? तो परिवेषण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परिवेषण। चलिए, अब यहाँ देखेंगे कि गुण, संज्ञा, परिमाण के आधार पर विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान रखिएगा, आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध इत्यादि का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे किसी का हम लोग किसी के बारे में बताते हैं, किसी का हम लोग गुण बताते हैं कि वो क्या है? वो भला आदमी है। तो क्या हो गया? ये उसका गुण हो गया ना। वह शांत आदमी है, वह सीधा है, वह सच्चा है। तो ये क्या हो गया? ये उसके गुण को दर्शाता है। वही अवगुण की बात करेंगे, अवगुण दोष, जैसे झूठा, बुरा, अनुचित, पापी, अन्यायी, दुष्ट। दशा की हम लोग बात करते हैं कि कैसा है? गीला है, सूखा है, घना है, विरल है, धनी है। आकार की बात करते हैं, रूप रंग की बात करेंगे, काल स्थान की बात करेंगे। तो ये सब किस में आ गए? गुणवाचक विशेषण में। अब आगे हम लोग देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण कैसे क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या ज्ञात होती है, जैसे उन्हें क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 आदमी हो गए, 3 आदमी हो गए, ये क्या है? संख्यावाचक, यानी कि नंबर को ये दिखाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में क्या होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित वाले में क्या होता है कि निश्चित वाले मान लीजिए कहीं 2 आदमी हैं, तो ये क्या है? ये फिक्स है वहाँ पे कि निश्चित है कि 2 ही आदमी हैं। अब अनिश्चित में क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग कह दिए कुछ कुछ कापियाँ, तो कुछ कापियाँ का मतलब कि वहाँ पे कोई गिनती नहीं है कि कितनी कापियाँ हैं, लेकिन कुछ कापियाँ हैं। तो ये क्या है? ये निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। अब आगे देखेंगे। अब प्रयोग के अनुसार जो निश्चित संख्या वाचक विशेषण है उसको पांच प्रकारों में बांटा गया है। अब कौन कौन से होते हैं? पहला होता है गणनावाचक, दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा होता है आवृत्तिवाचक, चौथा होता है समुदायवाचक और पांचवा होता है प्रत्येक बोधक विशेषण। अब यहाँ एक एक करके देखेंगे। गणनावाचक विशेषण क्या होता है? इससे क्या होता है कि किसी वस्तु के गिनने का बोध होता है। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 10 हो गया, 4 हो गया। तो ये किसकी श्रेणी में आते हैं? गणनावाचक विशेषण की। अब आगे देखेंगे। अब गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला कौन सा होता है? पहला होता है पूर्णांक बोधक गणनावाचक, दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण। अब पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण क्या होता है कि पूर्ण संख्या का बोध होता है। जैसे मान लीजिए 1, 100, 50 इत्यादि। अपूर्णांक बोधक विशेषण में क्या होता है कि इसमें अपूर्ण संख्या का बोध होता है। जैसे मान लीजिए आधा, तिहाई, ढाई, सवाया, ये सब क्या होगा? ये अपूर्णांक बोधक विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। इसमें जो दूसरा रूप था क्रमवाचक विशेषण का, उससे क्या होता है? क्रमवाचक विशेषण से संख्या या सर्वनाम के क्रमांक की सूचना मिलती है। जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, अगला, पिछला इत्यादि। अब आगे देखेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या होता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की
विशेषता बताई जाती है उसकी आवृत्ति का बोध होता है। जैसे मान लीजिए तिगुना, पाँचगुना, तिबारा, चौबारा इत्यादि। अब चौथा देखेंगे समुदायवाचक विशेषण। इससे क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसके समूह या समुदाय का बोध होता है। जैसे चारों, पाँचों, हजारों इत्यादि। आगे देखेंगे प्रत्येक बोधक विशेषण से इसे क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसके एक होने का बोध कराती है। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं हर एक, हर एक, या फिर प्रत्येक बोलते हैं, या फिर एक एक बोलते हैं। ये सब किसके उदाहरण है, तो प्रत्येक बोधक विशेषण के। अब आगे देखेंगे तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण। वह शब्द जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप या तौल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अंजुलि भर, अंजुलि भर, या फिर बोलते हैं गिलास, गिलास भर, गिलास भर, या फिर शेर भर, थोड़ा पानी, सब धन। ये सब किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में। अब इनके भी क्या है, दो भेद हैं, ध्यान रखिएगा। इनके भी दो भेद हैं। पहला कौन सा है, पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित में क्या है कि निश्चित में ऐसे विशेषण से निश्चित परिमाण का बोध होता है। जैसे 2 लीटर तेल, 10 मीटर, 100 फुट लंबी। ये किसके उदाहरण है, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। वहीं दूसरी की बात करेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ऐसे विशेषण से अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। जैसे बहुत दूर, ढेर सारा धन, पूरा मजा, अधूरा लेखन इत्यादि। ये किसके हैं, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आप देखेंगे, आगे देखेंगे चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह कलम अच्छी है, वह घड़ी सुंदर है। इन वाक्यों में क्या है, इन वाक्यों में सर्वनाम जो है, यानी यह हो गया और वह हो गया, वह क्रमशः संज्ञाओं कलम और घड़ी के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये दोनों, यह और वह, सार्वनामिक विशेषण हुए। आगे देखेंगे व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह कमरा, वह मेज, कोई कलम इत्यादि। यहाँ पर यह, वह और कोई मौलिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होता है, योग से जुड़कर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, किसी प्रत्यय। ऐसे सर्वनाम जो किसी प्रत्यय के योग से जुड़कर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कैसी कार खरीद रहे हो, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि कैसी कार खरीद रहे हो। तो इन वाक्यों में मान लीजिए हम कैसी हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी वैसी भरनी में क्या हो गया, जैसी और वैसी। ये क्या है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त इतना, मेरा, तुम्हारा, आपका इत्यादि यौगिक भी सर्वनामिक विशेषण है। अब सर्वनामों के भेद के आधार पर सर्वनामिक विशेषण का वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पर सर्वनामिक विशेषणों के निम्नलिखित भेद हैं। अब इनके भी अलग अलग भेद है, ये देखेंगे। संकेतवाचक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क है, जब संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें संकेतवाचक फिर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक कीमती है, वह कार तेज चलती है और इस भवन में बहुत लोग रहते हैं। तो यहाँ पर यह जो है और वह और इस संकेतवाचक या निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। मतलब ये संकेत दे रहे हैं कि यह जो पुस्तक है यह कीमती है, यानी यह पुस्तक के बारे में संकेत कर रहे हैं कि यह जो पुस्तक है क्या है, कीमती है। चलिए आगे देखिएगा। अनिश्चय
वाचक सार्वनामिक विशेषण के बारे में देखेंगे तो जब अनिश्चय वाचक सर्वनाम यानी कोई, किसी, कुछ इत्यादि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कोई नौकरी पानी है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई और कुछ क्या है, अनिश्चित है, यानी कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, यानी कौन सा काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ काम कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गया, ये अनिश्चितता को दर्शाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का ये उदाहरण हो जाएगा। अब ग देखेंगे, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब प्रश्नवाचक सर्वनामों जैसे कौन, क्या, कब इत्यादि का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है तो उसे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कैसा भोजन खा रहे हैं। यहाँ कौन और कैसा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। चलिए आगे देखेंगे। घ है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब संबंधवाचक सर्वनाम जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, उनका इत्यादि का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है तब उससे संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इनकी कलम बहुत सुंदर है, उनकी किताब बहुमूल्य है, मेरी गाय बहुत दूध देती है। तो इन वाक्यों में इनकी, उनकी और मेरी क्या है, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है। आगे देखेंगे प्रविशेषण। और हिंदी में विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को परिवेषण कहते हैं। जैसे आलोक बहुत बातूनी व्यक्ति है। इस वाक्य में बातूनी विशेषता को दर्शाता है कि आलोक क्या है, बातूनी है। ठीक है, उसका भी विशेषण बहुत है। अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे राजपूत बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अनामिका अत्यंत सुंदर है, नागपुरी संतरा नारंगी लाल होता है। तो इन वाक्यों में बहुत हो गया, ठीक है, अत्यंत हो गया और नारंगी हो गया। ये क्या है, ये प्रविशेषण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, कुछ विद्वान प्रविशेषणों को अंतर्विशेषण भी कहते हैं। जैसे रूप रचना की दृष्टि से विशेषण और विशेष दो प्रकार का संबंध होता है इनमें। क देखिए, आप क देखेंगे विशेष विशेषण और ख में देखेंगे विधेय विशेषण। और विशेष विशेषण में क्या होता है कि जब विशेषण विशेष के पूर्व आता है यानी पहले आता है तब इन दोनों के बीच के संबंध को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे प्रतिभा चंचल लड़की है, संतोष कुशाग्र लड़का है। यहाँ पर चंचल और कुशाग्र क्रमशः लड़की और लड़के के पूर्व विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये दोनों विशेष विशेषण हैं। अब विधेय विशेषण की बात करेंगे कि जब विशेषण विशेष के बाद आता है तब इन दोनों के संबंध को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कार नीली है, मेरा भाई कामचोर है। इसमें नीली और कामचोर क्या हैं, विशेषण है जो क्रमशः कार और भाई के बाद प्रयुक्त हुए हैं। इन दोनों को क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण बोलेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अब विशेष की बात करेंगे। विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष के लिंग वचन आदि पर निर्भर करते हैं, भले ही विशेषण विशेष के पहले आए या बाद में आए। जैसे अच्छे बच्चे गाली नहीं देते हैं, सुमन भली लड़की है। यदि एक विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषण के लिंग वचन आदि सबसे पास वाले विशेष के लिंग वचन आदि के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे नए लड़के और लड़कियां, नई कलम और किताबें विशेषण के रूप में अग्रलिखित दशाओं में परिवर्तित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूप रचना की दृष्टि से विशेषण भी विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। आगे देखेंगे, अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं, ये अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। ऐसे विशेषण सामान्यतः अकारांत होते हैं। जैसे सफ़ेद, लाल, कुरूप, सुंदर, चंचल, गोल, सुडौल इत्यादि। अकारांत विशेषण देखेंगे। अकारांत में क्या होता है, जैसे छोटा, बड़ा, काला, गोरा। तथा सार्वनामिक विशेषण यह लड़की, वे लड़की, उस घोड़े के रूप में संज्ञा के लिंग वचन व कारक के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे अकारांत विशेषण में निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक वचन नीला, जैसे एक वचन में हो गया नीला, ठीक है,
पुल्लिंग में। तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? नीली। बहुवचन में हो गया नीले, तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया? नीली। बहुवचन में हो गए छोटे, तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया? छोटी। तो ये अकारांत विशेषण में ये परिवर्तन है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम के अनुरूप ही परिवर्तन होते हैं। जैसे हम लोग बोल दिए यह पुस्तक, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? ये पुस्तकें। इस शहर में, तो बहुवचन में क्या होगा? इन शहर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे देखेंगे तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि की परस्पर तुलना करने वाले विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तर अवस्था और चौथी होती है उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में रहता है, जैसे घर बड़ा है, लड़की अच्छी है। उत्तर अवस्था में विशेषण दो विशेषों की तुलना करता है, जैसे आलोक की बहन प्रियंका की बहन से छोटी है। उत्तर अवस्था के लिए अधिकतर, गुरुतर, उच्चतर, निम्नतर इत्यादि। उत्तम अवस्था में अनेक विशेषों की तुलना में एक विशेष को सबसे बढ़कर दिखाया जाता है, जैसे मेरा घर सबसे अच्छा है। अब उत्तम अवस्था के लिए क्या होता है कि इसमें तम प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे अधिकतम। इसमें क्या होता है? तम प्रत्यय यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं अधिकतम, अधिकतम, तो यहाँ पे लास्ट में आपको तो तम देखने को मिल रहा है। जैसे हम बोलते हैं उच्चतम, 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 यानी यहाँ लास्ट में आपको उत्तम देखने को मिल रहा है। ये क्या है? उत्तम अवस्था के लिए, यानी सबसे बढ़िया। अब वहीं हिंदी में से की अपेक्षा से अधिक, से कम, से बढ़कर, से कहीं इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके भी तुलनात्मक विशेषण बनाए जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे क्रिया। ठीक है, वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के होने या बोध, कार्य के होने या करने का बोध होता है, उस पद को क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है, हम लिखते हैं, वे पढ़ते हैं, तो ये क्या है कि ये हमको क्रिया का बोध करा रहा है। इन वाक्यों में क्या है? खाता, खाता, लिखता, पढ़ता, ये सब क्या है? ये क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, हिंदी में क्रिया के मुख्यतः निम्नलिखित भेद हैं। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे। अकर्मक क्रिया पहला होता है, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया, तीसरा होता है द्विकर्मक क्रिया, चौथा होता है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा होता है पूर्ण क्रिया, छठवा होता है सहायक क्रिया। ये क्या है? ये क्रिया के भेद हैं। अब ध्यान रखेंगे। अकर्मक क्रिया देखेंगे। पहला, जिस क्रिया के पूर्ण होने या व्यक्त होने के लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे बालक गाता है, शेर दहाड़ता है। अब दूसरा देखेंगे सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया के भाव को व्यक्त करने के लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है और राजेश खेत जोतता है। ये क्या है? सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के द्वारा भाव को व्यक्त करने के लिए वाक्यों में दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे महेश ने, जैसे मान लीजिए महेश ने सुरेश को कलम दिया, तो यहाँ महेश और सुरेश, यहाँ पे दो लोग आ गए, यानी कि क्या है? दो कर्मों की आवश्यकता पड़ रही है, दोनों लोग क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया हो गया। उसने पुलिस को चोर पकड़वा दिया, तो पुलिस और चोर, उसने पुलिस और चोर को पकड़वा दिया, तो इसमें भी क्या हो रहा है? द्विकर्मक क्रिया हो रही है। आगे देखेंगे प्रेरणात्मक क्रिया। तो जब कर्ता स्वयं किसी क्रिया को न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देकर क्रिया करवाता है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राजन ने नाई से बाल कटवाए, मालिक ने नौकर से झाड़ू लगवाया। तो ये क्या होगा? ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। चलिए आगे देखिएगा। अब एक और ध्यान रखिएगा, जो भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अपूर्ण क्रिया। जब सकर्मक या अकर्मक क्रियाओं के भाव की पूर्णता के लिए विधेयात्मक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस क्रिया को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे वह एक शिक्षक है, वह निपुण है,
वह कल उपस्थित था इत्यादि। तो ये क्या है? अपूर्ण क्रिया है। आगे देखेंगे, यहाँ पर शिक्षक हो गया, निपुण हो गया, उपस्थित हो गया, कर्म न होकर विधेयात्मक शब्द यानी कि विधेय में काम आने वाले शब्द जो किसी न किसी कर्ता या कर्म की ओर निर्देश करते हैं। तो ये क्या है? यह अपूर्ण क्रिया है, ये पूर्ण नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया में क्या है कि मुख्य क्रिया द्वारा व्यक्त होने वाले भाव को पूर्ण करने में सहायता करने वाले शब्द सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे मैं लिख रहा था, वह सो रही थी, हम पढ़ रहे थे, वे जा चुके थे। हिंदी में सहायक क्रियाओं का बड़ा योग बड़ा व्यापक है, यानी कि जैसे डालना, चुकना, सकना, पाना, लेना, देना, जाना, आना, होना, खाना, खोना, रहना, पढ़ना इत्यादि क्या है? सहायक क्रिया हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यद्यपि इनमें से कुछ क्रियाएं जैसे देना, लेना, आना, जाना, खाना, पीना इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। इसके रूप में 7 आधारों पर परिवर्तन होता है। पहला कौन सा होता है? लिंग। दूसरा होता है वचन। तीसरा होता है पुरुष। चौथा होता है वाच्य। पांचवा होता है कृदंत। और छठा होता है भाव या अर्थ और काल। भाव या अर्थ और सातवां होता है काल। चलिए आगे पहला देखेंगे। क्रिया का लिंग संज्ञा पर निर्भर करता है, संज्ञा के अनुरूप बदलता है। जैसे लड़का गाता है, लड़की गाती है। दूसरा होता है क्रिया के वचन भी संज्ञा के अनुरूप बदलते हैं। जैसे लड़का सोता है, लड़के सोते हैं। तीसरा, हिंदी में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, जिसमें कौन कौन से हो गए? जिसमें मैं हो गया, हम हो गए। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जिसमें क्या हो गया? जिसमें तुम हो गया, आप हो गए। अन्य पुरुष में क्या होते हैं? ये हो गया, वे हो गए। आगे देखेंगे, अकारांत कृदंतीय रूप पुरुष के अनुसार नहीं होते हैं, परंतु दूसरे क्रिया रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैं हूँ, तू है, तुम हो, वह है इत्यादि। वाच्य से क्रिया के मुख्य विषय, कर्ता, कर्म या भाव का पता चलता है। जैसे सोहन पत्र लिखता है, क्या है? कृत्यवाच्य है। पत्र राकेश द्वारा लिखा जाता है, यह क्या है? कर्मवाच्य है, यानी कि राकेश क्या कर रहे हैं? राकेश पत्र लिख रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? वो अपना कर्म कर रहे हैं। ये क्या होगा? कर्मवाच्य। रमेश से चला नहीं जाता है, तो क्या है? ये भाव को दर्शाता है कि रमेश को चला नहीं जाता है, यानी कि। आगे देखेंगे, धातु में प्रत्यय लगने पर जो रूप बनते हैं उन्हें कृदंत, अर्थात जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कृदंत कहते हैं। जैसे लिख धातु से क्या होता है? लिखता, लिखा, लिखना, लिखने वाला, लिखते हुए, लिख कर इत्यादि। क्रिया की रचना में 8 प्रकार के कृदंत होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 प्रकार के कृदंत होते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, जैसे सुनना, ठीक है, धातु में जैसे मान लीजिए कि जिसके धातु में ना लग जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं सुन धन ना, तो यहाँ क्या आ रहा है? सुनना, लास्ट में क्या आ रहा है? ना। तो ये क्या है? ये क्रियार्थक संज्ञा है। अब दूसरा देखेंगे, वर्तमान कालिक कृदंत। वर्तमान कालिक कृदंत में क्या होता है? इसमें धातु के बाद क्या लग जाता है? ता लग जाता है। ठीक है, लास्ट में। जैसे मान लीजिए वो कहता है कि लिखता, लिखता, लिखती, तो लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? ता। तो ये क्या हो गए? वर्तमान कालिक कृदंत हो गए। अब भूतकालिक कृदंत में क्या होते हैं कि धातु के बाद क्या हो जाता है? धातु के पास धातु प्लस इसमें आ लग जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोल दिए पढ़ा, पढ़ा, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है ना। पढ़ी, इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो जिसमें लास्ट में आ गया, ए आ गए, ई आ गया, ठीक है, वो सब किसके उदाहरण हैं? वो भूतकालिक कृदंत के उदाहरण हैं। अपूर्ण कृदंत के कौन कौन से उदाहरण होंगे? जिसमें धातु में ए हो गए, हुए हो गए। जैसे उसने मुझे लिखते हुए, तो यहाँ पे हुए आया, तो ये क्या हो गया? अपूर्ण कृदंत। ठीक है, आगे देखेंगे तात्कालिक कृदंत। जैसे मान लीजिए कि धातु प्लस ते, ते ही, ते ही अगर कहीं दिख गया तो क्या होगा? तात्कालिक कृदंत। जैसे लिखते ही, एक क्रिया के साथ ही तत्काल दूसरी क्रिया होने का बोध होता है, उसको क्या बोलेंगे? तात्कालिक कृदंत। छठा देखेंगे मध्यकालिक कृदंत, यानी अपूर्ण या पूर्ण।
कृदंती और क्रिया विशेषण की द्विरक्ति से बनते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते, गाते गाते। ये क्या है? ये अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये मध्यकालिक है, जैसे पढ़ते पढ़ते, ठीक है, पढ़ते पढ़ते, गाते गाते, गाते गाते, यानी क्या है ये? मध्यकालिक कृदंत है। सातवां देखेंगे पूर्णकालिक, पूर्वकालिक। पूर्वकालिक में क्या होता है? धातु, धातु प्लस धन कर, जिसमें कर लग जाता है वो क्या हो जाते हैं? पूर्वकालिक। जैसे पढ़ कर, पढ़ कर, यहाँ पे आपको अंत में कर दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? पूर्णकालिक। लिख कर, सुन कर, तो जिसमें आपको कर दिखे वो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक कृदंत। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे देखेंगे कृतवाचक कृदंत। कृतवाचक में क्या होगा कि धातु प्लस ने लग जाएगा और प्लस वाला, धन वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं लिखने वाला, लिखने वाला, इसमें ने भी है और वाला भी है। गाने वाला, ये क्या हो गया? कृतवाचक कृदंत। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। छठा देखेंगे भाव या अर्थ। हिंदी भाव या अर्थ के 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? निश्चयार्थ। दूसरा होता है संभावनार्थ। तीसरा होता है अज्ञार्थ, संदिग्धार्थ और संकेतार्थ। निश्चयार्थ में क्या होता है कि इसमें प्रश्न, वर्णन, वर्णन निषेध आदि होते हैं, जैसे क्या लिखोगे, लिखता है, नहीं लिखेगा इत्यादि। आगे देखेंगे अज्ञार्थ में आदेश होता है, जैसे पढ़ो लिखो, जैसे हम लोग किसी को आदेश देते हैं पढ़ो लिखो, सब किस में आ गया? ये अज्ञार्थ में आ गया। संभावार्थ में क्या हो गया? किसी संभावना का बोध होता है, जैसे मैं काम करता हूँ, मैंने पढ़ा, इसमें क्या है? इसमें पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? संभावना अर्थ। संकेतार्थ में क्या होता है कि कुछ हम लोग इंडिकेट करते हैं, जैसे यदि मैं लिखता, यदि मैं लिखता होता, तो संकेतार्थ क्रिया के रहते वाक्य सरल, सरल नहीं मिश्र होता है। संदिग्धार्थ में क्या होता है कि इसमें अनिश्चय व्यक्त होता है, जैसे वह पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि वो पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या है? संदिग्ध अवस्था को दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये संदिग्धार्थ हो गया। अब यहाँ पे काल देखेंगे सातवां। क्रिया के घटित होने के समय का बोध क्रिया के काल के रूप में होता है। हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं, पहला वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, ठीक है। अब आगे देखेंगे वर्तमान काल के 3 रूप होते हैं। सामान्य वर्तमान, जैसे मैं सुनता हूँ, संदिग्ध वर्तमान, वह लिखता होगा, और संभाव वर्तमान, जैसे वह गाता होगा, ठीक है। अब भूतकाल के 9 रूप हैं। पहला कौन सा है? सामान्य भूत, मैंने पढ़ा। नेमी भूत, मैं पढ़ता था। आसन्न, आसन्न भूत, मैंने पढ़ा। पूर्ण भूत, मैं पढ़ा था। संदिग्ध भूत, वह पढ़ा होगा। हेतु, हेतु मत भूत, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ता पर। नेमी संकेतार्थ भूत, यानी कि शर्त की अपूर्णता के साथ आदत का भाव ही भी निहित है, जिसमें उसको क्या बोलेंगे? संकेतार्थ भूत बोलेंगे, ठीक है। पूर्ण संकेतार्थ भूत और संभाव भूत, तो ये किसके उदाहरण हो गए हैं? भूतकाल के 9 रूप हो गए। चलिए आगे देखेंगे भविष्य काल के 2 रूप हैं। पहला कौन सा है? सामान्यतः भविष्य, यानी मैं पढ़ूंगा, और संभाव्य भविष्य, यानी कि शायद मैं पढ़ूं। ये किसके रूप हैं? भविष्य, भविष्य काल के। अब संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अशुद्धियाँ देख लेंगे हम लोग। जिससे मान लीजिए ये कहा गया कि अशुद्ध वाक्य, ठीक है, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो ये शुद्ध वाक्य में क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। शुद्ध वाक्य में क्या होगा कि महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो यहाँ पे संदेशों नहीं होगा, क्या हो जाएगा? संदेश हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे अशुद्ध वाक्य में कि मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, तो शुद्ध वाक्य में क्या हो जाएगा कि मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। चलिए आगे देखेंगे अशुद्ध वाक्य में कि भारत गुलामी की दास्तां से मुक्त हुआ, शुद्ध वाक्य में क्या होगा? भारत गुलामी से मुक्त हुआ। अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। अशुद्ध वाक्य में क्या क्या हो गया? दही में कौन पड़ा है, तो शुद्ध में क्या हो जाएगा? दही में क्या पड़ा हुआ है। और विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे।
अशुद्ध वाक्य, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। तो शुद्ध वाक्य में क्या हो जाएगा, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य में यह ग्रंथ विद्वतापूर्वक लिखा गया है। शुद्ध वाक्य में क्या हो जाएगा, यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। अशुद्ध वाक्य में क्या होगा, राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थे। शुद्ध वाक्य में क्या होगा, राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थीं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखेंगे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के विभक्ति रूपों से संबंधित अशुद्धियाँ देखेंगे। जैसे अशुद्ध वाक्य बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य में देखेंगे भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। शुद्ध वाक्य में क्या होगा, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। अब यहाँ देखेंगे सामान्य वाक्य अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो इसी को ध्यान रखिएगा। अशुद्ध वाक्य में क्या होगा कि मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है। शुद्ध वाक्य में क्या होगा कि मेरे घर में केवल एक चारपाई है। अशुद्ध वाक्य में देखेंगे सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। शुद्ध वाक्य में क्या होगा, प्रमाण सहित सप्रमाण उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न।